ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि अगर सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना है तो उसे कितनी वेलोसिटी से लॉन्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है ये समझ रहे हैं। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, एक सैटेलाइट है, इसे अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ले गए। यहाँ पर एक सैटेलाइट है h हाइट पर, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट है, और हम चाहते हैं कि जो ये सैटेलाइट है ना ये इस अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमे, ऐसा हम चाहते हैं। तो इस सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी दें कि ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमे। ठीक है, किसी सैटेलाइट को h हाइट पर ले गए, अर्थ से h हाइट पर ले गए, और उसे कितनी वेलोसिटी से लॉन्च करें कि वो उस अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमे, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जितनी वेलोसिटी से देनी पड़ेगी सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। होती कितनी है वो होती है v0 इक्वल टू GME/RE प्लस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अगर इतनी वेलोसिटी से किसी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से h हाइट पर ले जाने के बाद इतनी वेलोसिटी देकर किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दें तो वो उस अर्थ या फिर प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमेगी। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि मन में कि ये हमेशा ही घूमती रहेगी, मतलब ये रुकेगी नहीं, इसमें फ्यूल होता है, क्या होता है कि मतलब ऐसे घूमती रहेगी, रुकेगी क्यों नहीं। इसमें फ्यूल नहीं होता, क्योंकि पता है बॉडी तब रुकती है जब कोई फ्रिक्शन लगता है। जैसे मान लो एक गाड़ी है अर्थ पे, हमने उसे धक्का दे दिया तो वो आगे जाके रुक जाएगी। वो रुकेगी क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसे रोक लेगा। एयर है, एयर में अपन ऐसे बॉल फेंक दें तो बॉल कहीं जाके रुक जाएगी, गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो किस वजह से रुकी, गिरी, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, उसे एयर फ्रिक्शन ने रोक लिया। ठीक है, लेकिन स्पेस में यहाँ पे जो ये सैटेलाइट है इस पर कोई फोर्स लगता ही नहीं है। न्यूटन का लॉ क्या था? न्यूटन का लॉ क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। क्यों? एक फोर्स लग रहा है, चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। वो सिर्फ जो ये सैटेलाइट है इसकी डायरेक्शन बदलने का काम करता है, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगी। इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए इसमें फ्यूल की नीड तो होती नहीं है, क्योंकि ये घूमती रहेगी। जो अपन ने वेलोसिटी दे दी उस वेलोसिटी से हमेशा ही घूमती रहेगी, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है जो इसकी डायरेक्शन को बदलने का काम करता है। देखो, अ पर्टिकुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू revolve a satellite on circular path around a planet is called orbital velocity। ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को देनी पड़े किसी प्लेनेट के अराउंड सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? v0 इक्वल टू √GME/RE प्लस h। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी घूमती हुई सैटेलाइट की टोटल एनर्जी भी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। ये होता है v। सैटेलाइट की निकाल रहे हैं तो सैटेलाइट की वेलोसिटी पुट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है सैटेलाइट की? √GME/RE प्लस h पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? ½ GME m0/RE प्लस h। तो ये सैटेलाइट की क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ये रही। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रखा है इसने, -GME m0/RE प्लस h। ये माइनस का साइन क्यों लगता है? अगर कोई दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो उसमें माइनस का साइन लगता ही है। अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा।
जैसे देखो एक ये बॉडी है m1 की, दूसरी बॉडी m2 की, इनके बीच का जो गैप है वो r है, इनके सेंटर के बीच का जो गैप है वो r है, ठीक है। तो इसकी भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होती है -gm1m2/r। अब यहीं से फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहीं से आया है, ठीक है। देखो माइनस माइनस का साइन माइनस आ गया, जी का जी, m1 की जगह पुट कर दी me मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह पुट कर दिया m0 मास ऑफ सैटेलाइट, और r की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, re प्लस एच। वही बात है कि इन दोनों के बीच का गैप हाइट वो सेम ही बात है, r की जगह ये पुट कर सकते हैं re प्लस एच। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है ये माइनस में इसलिए आता है क्योंकि ये देखो इन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ये जब ये उसमें भी होता है, चार्ज में भी होता है। देखो चार्ज में जैसे मान लो एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, के Q1 Q2/r, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है, ये प्लस में आती है। किस लिए प्लस में आती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव में आती है। अगर एक नेगेटिव में होता है, जैसे मान लो ये नेगेटिव में हो जाता तो ये नेगेटिव में आती, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अब तो रिपेल कर रही है, रिपल्शन हो रहा है अब तो इन दोनों के बीच में, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का साइन क्यों होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी इन दोनों को जब प्लस कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी फिर क्या बन जाएगी, -12 GME m0/re प्लस एच। इसके आगे भी माइनस का साइन है, क्यों, क्योंकि ये देखो पोटेंशियल में है ना, इसमें ये भी होता है कि जो माइनस का साइन है ना, ये शो करता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब तक टोटल एनर्जी माइनस में आएगी, जब तक टोटल एनर्जी माइनस में आएगी, तब तक इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब तक टोटल एनर्जी माइनस में आती है, इसका मतलब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं छोड़ के नहीं जा रही। अगर पॉजिटिव आ गई तो चली गई, वो वापस आएगी ही नहीं। और जब तक नेगेटिव है तब तक ये जुड़ी ही रहेगी, हमेशा जुड़ी रहेगी, ठीक है। नेगेटिव आनी चाहिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन भी होता है कि जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के को अगर माइनस में कर दें तो वो टोटल एनर्जी के बराबर आ जाती है, ठीक है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी एक रिलेशन होता है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दें तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो इस स्लाइड में यही था। एस के वेलोसिटी क्या होती है, एस के वेलोसिटी होती है कि अगर कोई सैटेलाइट है उसको मिनिमम मतलब कम से कम कितनी वेलोसिटी दे कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसे ये छोड़कर भाग जाए। किसी सैटेलाइट को मिनिमम कम से कम कितनी वेलोसिटी दे कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे छोड़कर वो भाग जाए मतलब चली जाए, वापस ना आए, ठीक है। तो वो इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसका √2v0 टाइम्स इतनी अगर देंगे तो ये कभी वापस नहीं आएगी, ये चली जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी पर वापस नहीं आएगी। तो इस आश में मत रहना कि वो वापस आएगी कि वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो, अगर इफ अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 11.2 km/s फ्रॉम अर्थ सरफेस देन इट विल नेवर कम बैक। अगर अर्थ के सरफेस से हमने कोई बॉल 11.2 km/s की स्पीड से फेंक दी, अगर अर्थ से कोई बॉल या फिर कोई भी चीज़ 11.2 km/s
से फेंक दी तो वो कभी वापस नहीं आएगी, तो वो कभी वापस ही नहीं आएगी। कोई भी चीज़ फेंक दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इससे ज़्यादा से फेंकोगे तो भी नहीं आएगी, और इससे कम से फेंकोगे तो क्या पता आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई स्पीड दे के फेंकी है, यहाँ पर जाते जाते यहाँ पे वेलोसिटी है जो वो ज़ीरो होगी तो ये वापस आ जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो भी वापस आ जाएगी, लेकिन ये क्रॉस करने के बाद, ग्रेविटेशन फील्ड क्रॉस करने के बाद तो आएगी नहीं। उसे इतनी देनी पड़ेगी स्पीड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और कर लो कि मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट लीव्स अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़े किसी सैटेलाइट को अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कि वो छोड़कर भाग जाए, उसे ही क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और उसकी और कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका √2 टाइम्स देनी पड़ती है। ठीक है, टॉपिक का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। इस अर्थ के सरफेस से हम h हाइट पर एक सैटेलाइट ले गए और ये सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड। तो इस घूमती हुई सैटेलाइट को कम से कम कितनी एनर्जी दें कि ये जो अपना ऑर्बिट है इसे छोड़कर भाग जाए, मतलब वापस कभी आए ना, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर चली जाए, तो उसे ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एक और पढ़ी थी कि एस के वेलोसिटी में क्या था, एस के वेलोसिटी में सेम ही था कि उसमें वेलोसिटी देनी पड़ती थी कि कितनी वेलोसिटी दें कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड छोड़कर भाग जाए। लेकिन वो जो सैटेलाइट थी वो रेस्ट में होती है, और ये जो होती है ये रेस्ट में नहीं होती, ये घूम रही होती है, अपने ऑर्बिट पे घूम रही होती है, ये रेस्ट पे नहीं होती। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज ऑलरेडी रिवॉल्विंग इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कम से कम कितनी एनर्जी दें किसी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड जो छोड़कर चली जाए, जो कि पहले से ही घूम रही है, उसे ही क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। जब हम टोटल एनर्जी का माइनस कर देंगे और फिर उसके जितनी सेम बाइंडिंग एनर्जी देंगे तो जो वैल्यू आएगी तो वही क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। देखो जैसे चल रही, देखो जैसे टोटल एनर्जी है ये कितनी होगी? -100। बाइंडिंग एनर्जी है 100, टोटल कितनी आ गई? 0। अगर टोटल 0 आ जाए, मतलब ये 0 आ गई ना, तो ये 0 का मतलब है कि ये ग्रेविटेशन फील्ड छोड़कर चली जाएगी, फिर ये वापस नहीं आएगी। ठीक है, बस यही था इस स्लाइड में। तो ये कुछ एक केस है सैटेलाइट के बारे में कि जो सैटेलाइट है वो किसी प्लेनेट के अराउंड डिफरेंट पाथ में घूमती है। उन पाथ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, ये अर्थ है। अर्थ से h हाइट पर एक सैटेलाइट ले गए, ये सैटेलाइट ले गए और इसकी हमने इसे कोई वेलोसिटी नहीं दी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ले गए और उसे बिना कोई वेलोसिटी दे अगर हमने छोड़ दिया तो वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिरेगी, मतलब वो सीधी आएगी, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाएगी, वो फिर घूमेगी नहीं, पाथ नहीं बनाएगी। तो ये मतलब पाथ, तो इस पाथ को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट पाथ। इस केस में कौन सा पाथ बनेगा? स्ट्रेट पाथ। ठीक है, केस नंबर सेकंड में क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी मान लो -100 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ है, टोटल एनर्जी कितनी आ गई? -50।
अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के हाफ हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में आती है, अगर हाफ हो तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो वो ग्रेविटेशन फील्ड ना तो छोड़कर जाएगा ना अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, वो घूमने लगेगा सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, वो भी तो पढ़ा था एक कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी की होती है। ये सेम ही तो है यहाँ पे, यही तो लग रहा है, तभी वो पाथ बनाएगी। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगी अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ कर दे तो। टोटल एनर्जी ना माइनस में आती है, माइनस में इसलिए आती है क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है। जब तक जुड़ी रहेगी सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, जब तक जुड़ी रहेगी तब मतलब तब जुड़ेगी जब टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में रहनी चाहिए। अगर ये माइनस में नहीं रहेगी तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर भाग जाएगी, फिर ये घूमेगी नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड में ही नहीं रहेगी। ठीक है, केस नंबर थर्ड में क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगे। देखो जैसे मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -100, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ से थोड़ी क्या देनी है ज़्यादा, तो ये हाफ कितना होता है 50 से ज़्यादा दे दी, कितनी दे दी 60। अगर हमने ऐसा कर दिया तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी -40। टोटल एनर्जी अभी भी माइनस में है, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का छोड़कर नहीं जाएगी, उसके अराउंड घूमेगी सैटेलाइट। हाँ ये हो सकता है कि वो अपना पाथ चेंज कर ले, सर्कुलर पाथ पे ना घूमे, लेकिन वो घूमेगी जरूर। अब देखो इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, इलिप्टिकल पाथ बन रहा है ये इलिप्टिकल। अपन ने देखो ज़्यादा दे दी ना तो स्टार्टिंग में ऐसे नहीं लग रहा ये जा रही है दूर जा रही है, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, मतलब इलिप्टिकल पाथ बना लेगी और ये घूमना स्टार्ट कर देगी अर्थ के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जब तक टोटल एनर्जी नेगेटिव में है तब तक सैटेलाइट कहीं नहीं जाएगी, चाहे -10 जूल हो चलेगा, तब भी नहीं जाएगी। पाथ जरूर चेंज कर लेगी, पाथ का वे जरूर चेंज कर लेगी, जैसे कि सर्कुलर में घूमती है तो उसकी जगह इलिप्टिकल बन जाएगा, पर वो छोड़ के नहीं जाएगी जब तक टोटल एनर्जी किस में है नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसका कौन सा पाथ बनेगा इलिप्टिकल पाथ। अब ये देखो केस नंबर फोर्थ में भी सेम इलिप्टिकल पाथ लग रहे हैं, है ना, इलिप्टिकल है ना। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ से थोड़ी सी कम दे दें, इसमें हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा दी और उसमें हाफ से थोड़ी कम दे दें। देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मान लो -100 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ से कम होगी, तो जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आएगी -60 नेगेटिव वैल्यू है टोटल एनर्जी की। तो इसका मतलब कि ये छोड़कर नहीं जाएगी, क्या सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर नहीं जाएगी, अर्थ के अराउंड ही घूमेगी। इसने अपना पाथ चेंज किया है पर घूमेगी जरूर ऑर्बिट पे। कौन सा पाथ बना लिया इलिप्टिकल क्यों बनाया, क्योंकि अपन ने काइनेटिक एनर्जी कम कर दी। ये ऐसा लग रहा है पहले तो कि ये आगे ऐसे अर्थ पे गिरेगी, ऐसा नहीं लग रहा कि आके अर्थ पे गिरेगी, लेकिन ये अपना पाथ गिरती नहीं है, ये चेंज कर लेती है अपने डायरेक्शन और ऐसे घूम के आ जाती है वापस, और फिर हमेशा इस पाथ पे घूमेगी। अभी ये इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगी। बस एक बात ध्यान रखो कि जब टोटल एनर्जी नेगेटिव में है तो वो घूमेगी, वो छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो वो जाएगी, जीरो होगी तो भी जाएगी, लेकिन जब तक नेगेटिव में है तब तक वो नहीं जाएगी, तब तो छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका भी कौन सा पाथ बन रहा है इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, केस नंबर 5,
मान लो कि अपन ने जो टोटल एनर्जी है ना वो जीरो कर दी, टोटल एनर्जी जीरो कर दी, काइनेटिक एनर्जी कर दी 100, पोटेंशियल एनर्जी कर दी -100, टोटल एनर्जी क्या आ गई 0, टोटल एनर्जी क्या होगी 0 आ गई। तो जब टोटल एनर्जी 0 आएगी तो सैटेलाइट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे छोड़कर भाग जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी जब तक नेगेटिव में है तब तक तो जुड़ी रहेगी, और जैसे ही वो 0 हुई तो वो चली जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर चली जाएगी। कौन सा पाथ बनाएगी, पैराबोलिक। कौन सा पाथ बनाएगी, पैराबोलिक पाथ बनाकर वो चली जाएगी। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी क्या होगी 0 होगी तो। ठीक है, हाइपरबोलिक पाथ, केस नंबर 6। हाइपरबोलिक पाथ जब बनता है जब जो टोटल एनर्जी है, हाइपरबोलिक पाथ जब बनेगा जब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव पढ़ लिया, 0 पढ़ लिया, पॉजिटिव रह गया। पॉजिटिव, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर चली जाएगी। कौन सा पाथ बनाकर, हाइपरबोलिक, बार की बार से चली जाएगी, ऐसे जाएगी ये बार की बार। ये कहाँ बनाओगे तुम। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता आई जे, क्या पता आई जे, क्या पता इलिप्टिकल पाथ बना ले, क्या पता सर्कुलर बना ले, क्या पता वापस ही आ जाए, लेकिन ये आएगी नहीं, ये ऐसे कुछ चली जाएगी। ठीक है, आएगी नहीं, क्योंकि क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है 0 है, इसलिए ये तो आएगी नहीं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, इसमें तो कहीं मुड़ के देखो पीछे, ना तो ये मुड़ के देखे पीछे तुम देखते रहे, ना ये नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी ये। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, इसलिए वो नहीं आएगी। देखो जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी तो अपन ने कर दी -80, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कर दी 100, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आ गई, +20 आ गई ना। तो ये पॉजिटिव आते तो ये चला जाएगा भाई, फिर तो नहीं रुकेगा सैटेलाइट, फिर देखते रहना तुम। ठीक है, तो ये 6 केस थे सैटेलाइट के डिफरेंट पाथ्स के। ठीक है, कैपिलर स्लो, कैपिलर एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, कैपिलर एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, इसने लॉ दिए थे, इसने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, और इसमें हम कैपिलर फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। पहले ना जो लोग थे या फिर जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि जो वो अलग ही बनाते थे, अर्थ और सन का रिलेशन अलग ही बना देते थे। कोई कहता था कि सन घूम रहा है अर्थ के अराउंड, कोई कहता अर्थ घूम रही है, अर्थ रेस्ट पे है, सन घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ भी बना देते थे। फिर कैपिलर आया, बोला मैं बताता हूँ। कहता कि जो सन है वो रेस्ट पे है और जो बाकी प्लेनेट है ना वो उसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। ऐसा उसने बताया कि जो सन है वो रेस्ट पे है और जो सारे प्लेनेट है वो इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। अर्थ भी इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगी, सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। तो वैसे हम ना बस कैपिलर स्लो यहाँ इस जगह छोड़कर हर जगह ये मानकर चलते हैं कि जो अर्थ है ना वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है सन के, फिजिक्स को इजी बनाने के लिए बस। बाकी रियलिटी यही है कि इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है। ये कैपिलर ने बताया था कि इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, ये सच्ची बात है कि इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, पर हम बस इसके लॉ को छोड़कर हर जगह सर्कुलर पाथ में ही लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर तो इलिप्टिकल लेके जानी पड़ेगी, मतलब अब तक तो हम वही लेके चलते हैं कि क्या है, सर्कुलर पाथ पे घूमती है। ठीक है, तो कैपिलर क्या कहता है कि जो सन है वो रेस्ट पे है, सन है वो रेस्ट पे है, उसमें एक इलिप्स के बारे में समझो पहले। इलिप्स ही होता है, मैथ्स में होता है ये। और जो ये डिस्टेंस होता है ये मेजर डिस्टेंस मानते हैं, इसे मेजर और इसे माइनर। तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक यहाँ पर पॉइंट और एक यहाँ पर पॉइंट, इन्हें क्या कहते हैं, फोकस। तो इलिप्स तो ये भी बना रहा है। तो कैपिलर कहता है कि जो ये फोकस है
यहाँ पर जो इस फोकस है, यहाँ पर क्या है, सन है। यहाँ पे फोकस कह लो, फोकाई कह लो, फोकाई, फोकाई भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फोकाई पर क्या है, सन है। और जो प्लेनेट है वो इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ पे, ठीक है। ये कैपिलर ने बताया। देखो इसमें दे रखा है कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाइज एट वन फोकाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये वही बात है कि जो सन है वो किस पे है, रेस्ट पे है, और जो बाकी सारे प्लेनेट है वो इसके इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। और ये क्या है, रेस्ट पे, और एक इलिप्टिकल जो इलिप्स है इसके एक फोकस पर, एक फोकाई पर है। ये कैपिलर ने बताया। उसने और क्या बताया कि जैसे मान लो ये है, जब अर्थ मान लेते हैं हम, जब अर्थ सन के बिल्कुल नज़दीक होगी, नज़दीक वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पर जो अर्थ की मोशन होगी ना वो सबसे फास्ट होगी, फास्टेस्ट मोशन अर्थ की सबसे ज़्यादा क्या होगी, फास्ट मोशन होगी। कहाँ पे, जब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उस पॉइंट पर फास्टेस्ट मोशन होगी, ठीक है। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके जो ये वाली डिस्टेंस है, अर्थ यहाँ पर आ गई, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है वहाँ पर बहुत कम स्पीड होगी घूमने की, ठीक है। जो ये पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उसे क्या कहते हैं, पेरीहीलियन। क्या कहते हैं, पेरीहीलियन। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, उसे क्या कहते हैं, एपीहीलियन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एपीहीलियन, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है ना, इसे मान लेते हैं आर पी और इसे आर ए, ये मान लिया। तो इसमें एक रिलेशन होता है आर पी और आर ए, आर पी और आर ए में एक रिलेशन होता है कि जो आर पी बाई आर ए है वो इक्वल टू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। ये एक रिलेशन होता है आर पी और आर ए के बीच में। इसमें से मान लो आपको 3 चीज़ दे दी तो एक चीज़ पूछ लेगा इसमें से, मतलब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ई क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है कि ई होता क्या है। ई होता है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, ई से डिनोट करते हैं जिसे, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती क्या है, पिचकापन, जो पिचकापन दिखाती है वो इसेंट्रिसिटी होती है। जैसे सर्कल है, ये बनाने ढंग से जैसे सर्कल है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी पता है कितनी होती है, 1 होती है। इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में होती है। 0 छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। और जो सबसे बड़ी होती है वो सर्कल की होती है। अब सर्कल को जितना पिचकाते जाएंगे वो इतनी कम होती जाएगी, 1 से कम होती जाएगी इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। और एक और बात कि जो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सेम होता है, एमवीआर होता है हर जगह। इसलिए देखो लिख भी रखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इज कंजर्व्ड, हर जगह कंजर्व्ड ही रहता है क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, तो इसलिए हर जगह क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एम वी पी आर पी, ये वाला यहाँ का एंगुलर मोमेंटम, और इक्वल टू एम वी ए आर ए। तो यहाँ से एम से एम कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वी पी आर पी इक्वल टू आर ए वी ए आर ए, ठीक है। ये सब बातें कैपिलर ने बताई अपने फर्स्ट लॉ में। और जो कैपिलर का फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। कैपिलर्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम भी है क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये सब कैपिलर ने बताया अपने लॉ में।
अरे बंदी नहीं हो रही। कैपिलर सेकंड लॉ। कैपिलर्स फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, और ये अब पढ़ रहे हैं कि कैपिलर सेकंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं कैपिलर्स के सेकंड लॉ को। ठीक है, तो इसने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया था कि द लाइन joining a planet to the sun covers equal area in equal interval of time, therefore the aerial velocity of the planet around the sun is constant। इसने बताया कि जैसे मान लो ये सन है, यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है, इसने 1 मंथ बाद ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, इसने इतना एरिया कवर किया, देखो इतना एरिया कवर कर लिया। अब ये अर्थ यहाँ थी, अब ये मान लो लगभग 6 मंथ के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ गई, इसने फिर अगेन 1 मंथ के बाद ये यहाँ आ गई, और इसने इतना एरिया कवर कर लिया, ये वाला, ये भी 1 मंथ में किया और ये भी 1 मंथ में कवर किया। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये सेम टाइम पे इसने कवर किए हैं, ये भी 1 मंथ में कवर किया और ये भी 1 मंथ में कवर किया है, तो ये दोनों एरिया है जो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आई और इसने ये इतना एरिया भी ये 1 मंथ में कवर किया, तो ये तीनों इक्वल होंगे, ये भी और ये भी और ये भी इक्वल होंगे। अगर टाइम इक्वल है तो एरिया कवर करने का टाइम इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होएगा। और इसने क्या बता रखा है कि जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? 1 सेकंड में कितना एरिया कवर करेगा, 1 सेकंड में कितना एरिया कवर करेगा, वो होती है एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये कैपिलर ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। इसने इसके एरिया के बारे में बता रखा है, तो इसमें एरिया का नाम दे दिया, उसमें ऑर्बिट था तो इसमें ऑर्बिट दे दिया। ठीक है, तो यही था सेकंड लॉ में। कैपिलर्स थर्ड लॉ, कैपिलर्स थर्ड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो थर्ड लॉ है कैपिलर का, इसमें कैपिलर ने बताया कि जो मान लो जो सन है उसके अराउंड जो इलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट घूम रहे हैं, वो प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट ले लो, अर्थ ले लो, सैटर्न ले लो, जुपिटर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सा भी ले लो। ठीक है, और जो मान लो अपन ने जुपिटर ले लिया, जुपिटर का एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है सन के अराउंड, एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r³ के। जो एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? r³ के। ये कैपिलर ने बोला था। r³ क्या है? जो इलिप्टिकल पाथ है जो घूम रहे हैं उसकी सेमी मेजर एक्सिस, वो क्या होता है? r³। ठीक है, वो r है, मतलब r है उसका। तो ये इसने क्या बता दिया कि जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लेनेट का सन के अराउंड एक चक्कर काटने का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r³ के। और r पता चल गया कि इलिप्टिकल है जो उसकी सेमी मेजर एक्सिस। ये बात उसने बैठे बैठे बता दी थी और सच भी निकली। बैठे बैठे फॉर्मूला बना दिया था, ये बात बता दी, कहते किसी भी प्लेनेट का निकाल लो, और ये सही भी निकली। पर ये नहीं बता पाया था, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नहीं बता पाया था। न्यूटन से पहले का ये वो था साइंटिस्ट, कैपिलर है जो, ये न्यूटन से पहले का साइंटिस्ट था, न्यूटन तो इसके बाद में आया। फिर ये नहीं बता पाया था कि इसे हटाकर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या लगाएं, वो न्यूटन ने बताया था। ये वाला 4π² /GMS
आर क्यूब। अगर इसे हटाएंगे तो ये लगा देंगे, ये किसने बताया था, ये न्यूटन ने बताया था, ये नहीं बता पाया था, बाकी ये बात तो इसकी सच थी, सही निकली थी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया कि टी स्क्वायर इक्वल टू आर पाई स्क्वायर बाई जी एम एस आर क्यूब। ठीक है, तो हो गए भाई।